आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमने करना क्या है, कल हमने किया था हाइड्रोकार्बन्स का। जब हम हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द सप्लाई ऑफ एयर, तो वो हमें क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा था। अब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में alkanes on heating in a regulated supply of dioxide or air at high pressure and in the presence of suitable catalyst give a variety of oxidation products। काफी सारे प्रोडक्ट्स देगा, जैसे मिथेन था, मिथेन का ऑक्सीडेशन किया। अब देखो ये जो चीजें हैं, जो कैटलिस्ट है और कंडीशंस हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करेगी। यहाँ पे हमने कॉपर लिया 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वो कन्वर्ट हो गया हमारा मिथेनॉल में। ठीक है, ऐसे ही मिथेन और ऑक्सीडेशन लिया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 लिया और उसे हीट किया, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, मिथेनॉल बन गया। और उसके बाद हमने इथेन लिया, इथेन का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है जी, इन द मैंगनीज सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो हमें क्या दे रहा है, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है जी, तो रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी, जो कैटलिस्ट है और जो कंडीशंस है, रिएक्शन कंडीशन है, उनकी वजह से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और ये रिएक्शंस हमें एज इट इज लर्न कर लेनी है। ठीक है जी, ये रिएक्शंस हमें एज इट इज लर्न कर लेनी है, इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद ऑर्डिनरी एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohols by पोटेशियम परमैंगनेट। हमने यहाँ पे लिया टर्शरी, क्या थे हमारे पास, एल्केन्स। इसका हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, एल्कोहल में। ये हमारे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्शरी एल्कोहल्स बना देंगे। ठीक है जी, क्लियर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट देयर इज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगे, जैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, उनका डाइपोल मोमेंट, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो एनएल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 and hydrogen chloride gas isomerize to branch chain alkanes. Major products are given below. Some minor products are also possible. Which can you think over? Minor products are generally not reported in organic reactions. They are not reported in organic reactions. ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, CH3CH2, यहाँ पे ये एल्केन लिया, हेक्सेन था, इसका हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन किया, तो 2 और 3 पोजीशन पे हमारे क्या लग जाएंगे, मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। मतलब कार्बन चेन जो था, पेरेंट चेन थी, वो छुट्टी हो गई है। कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे हमने क्या किया, दिस लाइक CH3 CH2 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 एंड CH3, ये था। इसका हमने AlCl3 एंड HCl की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अभी 2 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से 2 बन जाएगा, इधर लगाएंगे तो 2 बन रहा था, तो यही हमारे 2 आइसोमर्स बन रहे थे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कन्वर्जन आ जाती हैं, कन्वर्जन में हमारे ये यूज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरोमेटाइजेशन। ओके, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब हम उसे साइक्लिक रिंग, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड एल्केन्स हैविंग 6 और मोर
carbon atoms on heating at 773 to 10 to 20 atmosphere pressure in the presence of oxide of vanadium, molybdenum or chromium supported over alumina get dehydrogenated मतलब हाइड्रोजन हमारा वहां पे रिमूव हो रहा है एंड साइक्लाइज टू बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग यहाँ पे हमारे पास एन हेक्सेन लिया इसका हमने Cr2O3 V2O5 और MO2O3 के साथ रिएक्शन किया एट 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया जी बेंजीन में ये हमारा कन्वर्ट हो गया बेंजीन में टॉलिन C7H8 इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मतलब मिथाइल बेंजीन ये बेंजीन के साथ में CH3 लगा हुआ ठीक है विच एल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉलिन ठीक है जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा C7H16 में एक मिनट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निहायती इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर में पूछी जाएगी ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो डायरेक्टली पेपर में पूछी जाएगी ठीक है फाइन ध्यान रखिएगा इसको मार्क कर लीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एन हेक्सेन को हमने क्या किया Cr2O3 V2O5 के साथ या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ एट 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रीफॉर्मिंग रिएक्शन या एरोमेटाइजेशन रिएक्शन राइट क्लियर है राइट चलिए नेक्स्ट करेंगे हम रिएक्शन विद स्टीम दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन ठीक है जी 1273 केल्विन पे मीथेन को सुपरहीटेड स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ये क्या बनाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन क्या बनाता है क्लियर हो गया दिस इज मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी क्लियर है रिएक्शन विद स्टीम ये हम यू नो वहां पे जब डाइहाइड्रोजन पढ़ेंगे तो उसमें भी सॉरी हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आता है ठीक है दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस नेक्स्ट है पायरोलिसिस पायरो मींस हीट एंड लिसिस मींस टू ब्रेक ठीक है किसी भी बड़ी चीज को हीट करके छोटी में तोड़ना उसे हम पायरोलिसिस बोलते हैं ठीक है जी हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेस इनटू लोअर अल्केन्स बड़े टेम्परेचर है ना बड़ा एल्केन था उसे हमने तोड़ा हीट करके करा तो वो छोटे एल्केन में कन्वर्ट हो गए या एल्कीन्स में ठीक है सच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग ठीक है लिख लीजिए यहाँ पे पायरो मीन्स टू हीट एंड लिसिस हो जाएगा टू ब्रेक ठीक है जी हीट करके उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं ठीक है जी C6H14 था 773 केल्विन तक हीट किया तो वो क्या हो गया हमारा हेक्सेन में और हाइड्रोजन में हेक्सीन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे ये क्या हुआ ब्यूटीन में और इथेन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे प्रोपीन में इथीन में और एल्केन में मिथेन में कन्वर्ट हुआ ठीक है इस तरीके के आप ये याद कर सकते हैं ठीक है बस उसे हीट करेंगे और उसे ब्रेक कर देंगे इनटू स्मॉलर पार्ट्स ठीक है pyrolysis of alkane is believed to be free radical reaction this is important ठीक है ये वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि pyrolysis ठीक है ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है तो इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन इस चीज का आपको ध्यान रखना है दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन ठीक है जी preparation of oil gas or petroleum gas from kerosene oil or petrol involves the principle of pyrolysis है ना जो हम यू नो एल्कीन्स जो हमारा पेट्रोलियम आता है ना कच्चा तेल क्रूड ऑयल आता है उसमें से हम निकालते हैं तो वो सब पायरोलिसिस है क्योंकि इसके अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं और उसमें होता क्या है पायरोलिसिस हीट की वजह से ब्रेकअप होता है फॉर एग्जाम्पल डोडिकेन C12
is a constant of kerosene oil on heating to 973 Kelvin in the presence of platinum, palladium or nickel gives a mixture of heptane and pentane. ठीक है, डोडिकेन Ac12H26, ये हमने कोई भी कैटलिस्ट रखा एट 973 केल्विन तो ये हेप्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटेन में, और साथ में कुछ अलग अदर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा पायरोलिसिस, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, इसे हम बोल देते हैं पायरोलिसिस। राइट, क्लियर है? हाँ जी, अभी हमने ये ऊपर प्रॉपर्टीज किए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्फॉर्मेशंस, कन्फॉर्मर्स। ये क्या होते हैं हमारे एल्किन, सॉरी आइसोमर्स ही हैं ये हमारे। ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है हमारी। ठीक है, रोटामर्स। Alkanes contain carbon-carbon single bonds, sigma bond. Electron distribution of the sigma molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis. ठीक है जी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर रहता है। कैसे? ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है ना, तीन तीन बॉन्ड्स होते हैं सभी के पास, एक कार्बन के पास, तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है हमारी सिमेट्रिकल रहती है थ्रू द एक्सिस। ठीक है जी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन को घुमाते भी रहेंगे, है ना, इसे मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहां पे कोई रिपल्शन नहीं है, फ्री रोटेशन होती है। दिस परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट सी सी सिंगल बॉन्ड, इजीली हमारी रोटेशन होती रहेगी। This rotation results into different spatial arrangement of atoms in space which can change into one another. ठीक है ना, हम स्पेशल अरेंजमेंट को बदलते रहेंगे, जो कन्फॉर्मर्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये अपने आप बदलते रहेंगे। मतलब हम इनमें से जो कन्फॉर्मर्स हैं उन्हें आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। Such spatial arrangement of atoms which can be converted into one another by rotation around carbon-carbon single bond or are called conformations or conformers or rotamers. Alkane can thus have infinite number of conformations by rotation around carbon-carbon single bond. ठीक है जी, उनकी हमने यहाँ पे क्या किया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस हैं, हम यहाँ पे घुमाते रहेंगे तो बदलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर। However, it may be remembered that rotation around carbon-carbon single bond is not completely free. That rotation is not completely free. It is hindered by a small energy barrier of 1 to 20 किलोजूल पर मोल। थोड़ी सी एनर्जी है, जब ये देखो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वो एक छोटा सा एनर्जी बैरियर, कितना, 1 से लेके 20 किलोजूल का बैरियर रहेगा। ठीक है, ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट bonds. Such type of repulsive interaction is called torsional strain. इसको हम क्या बोलते हैं जी, torsional strain। बताता हूँ क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन, इसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टैगर्ड से और एक न्यूमैन से। ठीक है, मैं यहाँ पे कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन यहाँ पे बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ। देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है इथेन का। अब इथेन का फॉर्मूला देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, एक कार्बन, ये मेरा एक कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है, ये वाला इसके बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे आ गए, ये वाला हाइड्रोजन ये इसके पीछे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के पीछे आ गया। तो हम देखें तो ये एक्लिप्स बन रहा है। एक्लिप्स कैसे, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे सन यहाँ पे है, लूनर एक्लिप्स लगते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मून आ जाता है, यहाँ पे हमारा अर्थ होता है। तो जब ये तीनों एक ही उसमें आ जाएंगे तो क्या होता है, हमें, मतलब जब ये सन मून बीच में आ जाता है तो हमें सन दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ, ये वाला हाइड्रोजन था, जब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम आई लगाई हुई है, हमारी हमारी आंख यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी गंदी है,
यहाँ पे हमने आंख से देख रहे थे, तो यहाँ से क्या हुआ, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन नहीं दिखेगा। जब ये हाइड्रोजन है, ये इसके पीछे छुप जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये छुप जाएगा। तो कंफर्मेशन कौन सी होगी मेरी, एक्लिप्स। कौन सी होगी, एक्लिप्स। और यहाँ पे ये रिपल्शन फील करे हुआ है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हाइड्रोजन क्लाउड से रिपल्शन फील करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करेगा, ये वाला इससे रिपेल करेगा। जब हम इसका फ्री रोटेशन कर रहे होंगे, तो जब एक दूसरे को ओवरकम करेंगे, तो एक रिपल्शन कितना 20 किलो जूल का एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद एक और बनता है, अब देखो ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर है और ये इसके 180 डिग्री अपार्ट चला गया, ये वाला इसके 180 डिग्री अपार्ट चला गया, ये ऊपर है हाइड्रोजन, ये नीचे चला गया, ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसके अपोजिट में कौन आ गया, राइट साइड पे आ गया। ठीक है, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का हो गया। ये वाला हाइड्रोजन राइट साइड पे है, तो इसके अपोजिट में कौन है, ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री अपार्ट। अब जो एक्लिप्स्ड था उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रिपल्शन ज्यादा थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम और यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी मैक्सिमम होएगी, रिपल्शन मैक्सिमम होएगी। ठीक है जी, इसके अंदर एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी और रिपल्शन भी मिनिमम हो जाएगी, रिपल्शन भी क्या हो जाएगी भैया, मिनिमम। अब दो केसेस बन गए, एक एक्लिप्स बन गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, स्टैगर्ड। अब इनके बीच में भी एक बनेगा, है ना। अब जहां पे तो 180 डिग्री एंगल था, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल था। अब एक और बनेगा जहां पे कोई और एंगल होगा, है ना, अदर देन दिस एंगल। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्यू। ठीक है जी, उसको हम क्या बोल देते हैं जी, स्क्यू। एक एक्लिप्स हो गया जो जिसमें रिपल्शन मैक्सिमम है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी उसकी, रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद स्टैगर्ड आएगा, स्टैगर्ड में क्या होगा, हमारी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन मिनिमम है। फिर उसके बाद आता है स्क्यू, स्क्यू में क्या होगा, हमारी एनर्जी इन दोनों के बीच में रहेंगी, एक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद स्क्यू की एनर्जी रहेगी और फिर हमारे रहेगी स्टैगर्ड की एनर्जी। ठीक है, स्टैगर्ड की एनर्जी रहेगी। तो ये हमारा एनर्जी, मतलब इस तरीके से हम इनके एनर्जीज को डिफाइन कर सकते थे। सो ये था हमारा स्टैगर्ड। इसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन, बस प्रोजेक्शन ही है डिफरेंट, वैसे ही चीज वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड एट सी सी बॉन्ड हेड ऑन। यहाँ पे ये वाला सामने, सामने वाला ये छोटे वाला है और जो पीछे वाला कार्बन है वो बड़े वाली बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े वाले स्फेयर से। ठीक है, सामने वाला ये छोटे वाले से मैंने यहाँ पे रेड किया है और पीछे वाला हमारा रहेगा। द कार्बन एटम नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, ये पॉइंट से हमने किया। थ्री हाइड्रोजन एटम्स attached to the front carbon atom are shown by three lines drawn at an angle of 120 degree to each other। ये एंगल 120 डिग्री का है और ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। The rear carbon atom, the carbon away from the eye, is represented by circle and the three hydrogen atoms are shown attached to it by shorter lines drawn at an angle of 120 डिग्री to each other। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट किया ताकि ये इसके पीछे पता लग जाए कि नहीं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे तो समझ में नहीं आना था, इसलिए हल्का सा साइड से दिखाया कि इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे जब होएगा तो वो टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि जब फ्री रोटेशन होएगा, जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दे विल फील अ रिपल्शन, छोटा सा रिपल्सिव बैरियर, एनर्जी बैरियर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, टॉर्शनल स्ट्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे थे, टॉर्शनल स्ट्रेन। कितनी एनर्जी थी उसकी, छोटी सी एनर्जी थी, 1 से लेके 20 किलो जूल का डिफरेंस था उसमें। अब इन ये इतनी कम एनर्जी होती है कि जब ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं। अगर लेट्स से कोई मॉलिक्यूल है स्टैगर्ड में, जब वो दोनों टकराए तो वो हो सकता है एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाए या स्क्यू में कन्वर्ट हो जाए। जब वो मतलब इतना छोटा एनर्जी बैरियर है कि वो जस्ट बाय रिपल्शन ये ओवरकम कर जाते हैं उस एनर्जी बैरियर को। ठीक,
तो यहाँ पे द न्यूमैन प्रोजेक्शंस आर डिपिक्टेड बाय दिस, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब वो एक दूसरे के पीछे थे तो एक्लिप्स्ड हो गया। अगर वो एंगल 180 डिग्री हो गया इनका, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर था तो ये इसका हाइड्रोजन नीचे है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल टॉर्शनल, सॉरी स्टैगर्ड फॉर्म बोल दिया। और स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, हमारी स्टेबल फॉर्म है। ठीक है जी, ये जो मैंने कहानी बताई आपको, ये सारी की सारी यहाँ पे कौन सी थी, स्टैगर्ड था, एक्लिप्स था, स्क्यू था, वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कन्फर्मेशंस। अभी रिलेटिव स्टेबिलिटीज के बारे में भी मैंने आपको बताया, जहां पे एनर्जी ज्यादा होएगी वो लेस स्टेबल होएगा, है ना। एनर्जी स्टेबल, एनर्जी इज ऑपोजिटली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, है ना। जिस बंदे में ज्यादा एनर्जी होती है तो वो क्या करता है, जल्दी से वो अनस्टेबल होता है, वो किसी से लड़ पड़ता है ना। उसे पता होता है कि मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है। बट जो बेचारा कमजोर होता है वो कहता है ठीक है जी, हमें जाने दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन एज मेंशन अर्लियर इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। अब स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, बिल्कुल 180 डिग्री मोर स्टेबल। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, thus there is minimum repulsive forces, मार्क कर लीजिएगा, minimum repulsive forces, minimum energy and maximum stability of the molecule. On the other hand, when the staggered form changes into eclipse form, the electron cloud of carbon-hydrogen bonds come close to each other, resulting in increase in electron cloud repulsions. To check the increased repulsive forces, molecule will have to possess more energy and thus has lesser stability. As mentioned earlier, the repulsive interaction between the electron cloud which affect the stability of conformation is called torsional strain, है ना। मैंने अभी आपको बताया, the repulsive interaction between electron clouds which affect the stability of conformation is called torsional strain, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन जब वो एक दूसरे के पास से घूमेंगे, है ना, ये कार्बन यहाँ से यहाँ पे, जब पीछे वाला इधर से इसके पीछे आएगा तो दे विल फील रिपल्सिव बैरियर, है ना, रिपल्शन बैरियर, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन। Magnitude of torsional strain depends upon the angle of rotation about CC bond. This angle is also called dihedral angle. ये एंगल जो इन दोनों के बीच में बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल। ठीक है। Of all the conformations of ethane, the staggered form has the least torsional strain and the eclipsed form the maximum torsional strain. ये हमें पता लग ही गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ। Therefore, staggered form is more stable than eclipsed conformation. Here, molecule largely remains in staggered conformation, or we can say that it is preferred conformation. क्योंकि कोई भी चीज है वो अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट में रहेगा जहां पे वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहेगा। Thus, it may be interpreted that rotation about CC bond in ethane is not completely free। मतलब जो रोटेशन है that is not completely free, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एनर्जी बैरियर चाहिए, इसी वजह से वो completely free नहीं है। The energy difference between two extreme forms is of the order 12.5 kilojoule। बहुत छोटा सा एनर्जी गैप है, which is very small. Even at ordinary temperature, the ethane molecule gain thermal or kinetic energy sufficient enough to overcome this energy barrier of 12.5 kilojoule per mole through intermolecular collisions. Thus, it can be said that rotation about carbon-carbon single bond in ethane is almost free for all practical purposes. It has not been possible to separate and isolate different conformational isomers of ethane। इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। राइट, क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी। तो ये हो गया हमारे एल्केन्स खत्म। राइट, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है?